पृथ्वी की आंतरिक संरचना। नया टॉपिक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कैसे कर सकते हैं और कितने भागों में बांटा जा सकता है। भूकंप विज्ञान एवं अन्य नवीनतम जानकारी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में व्यक्त किया जाता है या 3 भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटीरियर भाग को पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी उनकी परतें, कितने परतों में किस हिसाब से उनको विभाजित किया गया है। तो पहली परत है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, सबसे ऊपरी भूभाग है परपटी, जो बिल्कुल संकरी और पतली परत है। उसके बाद बिल्कुल नीचे सेकंड शुरू होती है, नीचे फिर अगली परत मेटल, फिर बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। तो सबसे पहले भूपरपट्टी, द क्रस्ट। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों में भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीप की तुलना में कम होती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे ही है 30 किलोमीटर तक मानी जाती है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपरपट्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। अलग अलग विभिन्नताओं के अंतर्गत अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट है सेकंड यानी मेटल। पृथ्वी में परपट्टी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। भूपरपट्टी के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेटल का विस्तार है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपरपट्टी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलकर सथल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक के बीच पाई जाती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्लभता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था के अंतर्गत पाया जाता है या ठोस अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का थर्ड पार्ट क्रूड। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है, यह जानकारी दी जा चुकी है कि भूकंपीय तरंगों के वेग से पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता मिलती है। क्रोड व मैग्मा की सीमा 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक है। बाह्य क्रोड आउटर कोर तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड इंटीरियर कोर ठोस अवस्था में है। क्रोड बाहरी पदार्थों, मुख्यतः जैसे भारी धातु जो होती है, क्रोड का बाहरी पदार्थ या मुख्य धातुएं जो है निकिल व जैसे निकिल व लोहा, फेरियम आदि से बना हुआ है। इसीलिए इसको निफे भी कहा जाता है या निफे परत के नाम से भी जाना जाता है। निकिल प्लस फेरियम के मिश्रण या योग से जो बना हुआ है उसको बोलते हैं निकिल या निफे।
भूकंप की तीव्रता और तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे पृथ्वी के आंतरिक भूभाग से जानकारी पता चलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भूभाग के अंतर्गत कौन सा भूभाग कमजोर है, किस वजह से भूकंप आ सकते हैं और भूकंप को मापने की तीव्रता क्या होती है और तीव्रता किस माप से मापी जा सकती है। तो ये भूकंप मापने का यंत्र यानी भूकंप की तीव्रता क्या है? तो भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ प्राथमिक भूकंप मापक वाला उपकरण है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के कारण होने वाली जमीन की गति की डिजिटल ग्राफिक रिकॉर्डिंग तैयार करता है। डिजिटल रिकॉर्डिंग को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। दुनिया भर में भूकंप मापी का एक नेटवर्क भूकंप की तरंगों की ताकत और अवधि को पता लगाना है और इसको मापता है। जैसे बिल्कुल ईसीजी की लाइनों की तरह भूकंप में किसी भी प्रकार की मूवमेंट होती है। रिएक्टर स्केल 1, 2, 3 से लेके 7 विध्वंसकारी भूकंप तक की रिएक्टर स्केल मापी जाती है। तो तीनों ही सबसे प्राचीन और विश्वसनीय जानकारी जो है, सटीक जानकारी जो है, वो सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा ही मानी जाती है। और सिस्मोग्राफ यंत्र जो है वो भूकंप मापने का एक यंत्र है और इसकी मापनी जो इकाई प्रस्तुत करता है वो है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में भूकंप की गति या उसकी माप को प्रदर्शित करता है। भूकंप कहते किसे हैं, यानी भूकंप है क्या चीज? जैसे कि इस फोटोग्राफी में शो हो रहा है भूकंप के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहला आता है भूकंप। भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलना है जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के लिथोस्फीयर में अचानक ऊर्जा जारी होती है जो भूकंपीय तरंगों का निर्माण करती है। भूकंप पृथ्वी की सतह पर या परत के माध्यम से प्रेरित तरंग गति की ऊर्जा का रूप होता है। यानी धरातल के आंतरिक भूभाग के अंतर्गत ऐसी कोई भी संपीड़न दबाव के कारण अंतर्जात या बहिर्जात बलों के कारण ज्वालामुखी निर्मित के कारण या आंतरिक किसी भी प्लेट का खिसकना अपसारी या अभिसारी होने के कारण या एक दूसरे के किनारे टकराने के कारण पृथ्वी में अचानक कंपन उत्पन्न हो जाती है और उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप पृथ्वी का कांपना, अचानक हिलना, अचानक ऐसी कोई भी प्राकृतिक तरीके से इसके ऊपर मूवमेंट होना भूकंप कहलाता है। और भूकंप किसी भी कारण से हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, मानवीय भी कोई कारक हो सकता है जिसकी वजह से भूकंप उत्पन्न हो। जैसे कई बार देखते हैं हम रेलवे लाइन के नजदीक देखते हैं तो रेल जब भी कोई भी हैवी रेलगाड़ी गुजरती है तो उस वजह से वहां पर उस जगह के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नजदीक जो है हल्की वाइब्रेशन उत्पन्न होती है जो भूकंप को प्रेरित करती है। भूकंप सिस्मोग्राफी यंत्र से हम देखते हैं तो वहां भूकंप के रिएक्टर स्केल मापे जा सकते हैं। और ऐसे ही यदि कोई भी वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता हो, किसी भी रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल का परीक्षण किया जाता है तो उन क्षेत्र के अंतर्गत भी मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा भूकंप उत्पन्न होने की स्थिति मानी जा सकती है। भूकंप केंद्र व अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूकंप की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है हाइपोसेंटर कहा जाता है। और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। जैसे इस इमेज में दिख रहा है, इस फोटोग्राफी में दिखाया जा रहा है फोक्स एपिक सेंटर, भूकंप की किरणें तरंगे कैसे फैल रही है। मुख्य फोक्स बिंदु से लेकर के
और ये जैसे आगे तक फैलती चलती हैं। अचानक जो इसकी मुख्य तरंगे हैं वो तरंगों के साथ धरातल की तरफ फैलती चलती हैं और अपनी मोमेंट्स पहुंचाते हैं। कई जगह ऐसी स्थिति आ जाती है, चट्टानें आती है, या सतल या समुद्री भूभाग आ जाए, तो इन तरंगों से थोड़ा प्रभावित होने से बचा जा सकता है। वो तरंगों पे डिपेंड करता है कि कौन सी तरंगे हैं। उन तरंगों से बचा नहीं जा सकता, प्रभाव कम हो सकता है। भूकंप का मुख्यतः दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। भूकंप का पहला आता है कि जैसे प्राकृतिक कारण से आने वाले भूकंप, और दूसरा है मानवीय गतिविधियों के द्वारा भूकंप उत्पन्न होना। जैसे पहले भी बताया जा सकता है कि प्राकृतिक रूप से यह प्रकृति के द्वारा अचानक अपने आप किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा उत्पन्न हो जाना, अचानक कोई भी ऐसा संपीड़न तनाव हो जिससे भूकंप या धरातल अचानक हिल जाए, तो प्राकृतिक कारण कहलाते हैं। जिसमें अंतर्जात बहिर्जात बल, प्लेटों का खिसकना, अभिसारी होना या नवीन बल स्रोतों का उदाहरण, या उनकी वजह से कोई भी किसी संपीड़न के कारण भूकंप उत्पन्न होता है, तो प्राकृतिक कारण कहलाते हैं। और मानवीय कारण जो कहलाते हैं, मनुष्य के किसी भी गतिविधियों के दौरान धरातल के अंतर्गत कंपन या उत्पन्न होता हो, तो उसको मानव गतिविधियों के द्वारा माना जाता है। भूकंप के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। पहला आता है प्लेट विवर्तनिकी भूकंप, यानी विवर्तनिकी भूकंप क्या है? टेक्टोनिक भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण आते हैं। इन भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है और व्यापक क्षति का कारण बन सकती है। यानी प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा धरातल से भूकंप की ऐसी किरणें या ऊर्जा निकलती है जो अविश्वसनीय व अद्भुत शक्ति के रूप में मानी जाती हैं और काफी शक्तिशाली होती है, जो काफी नुकसान करने में कर सकती हैं। इसके कारण क्या होते हैं? विवर्तनिक भूकंप उत्पन्न होने के कारण, टेक्टोनिक भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की प्लेट हिलती है। जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ अपसारी हो जाएं, अभिसारी हो जाएं, एक दूसरे के किनारे टक्कर खा जाएं या एक दूसरे के नीचे धंसनी शुरू हो जाए, उन वजह से ये भूकंप उत्पन्न होते हैं। और जब दो प्लेटें टकराती है, जब एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसकती है, या जब एक प्लेट को मेटल की गति के कारण हिलने के लिए मजबूर किया जाए, या किसी भी मैग्नेटिक ताकत से, मैग्नेटिक पावर के कारण एक दूसरे की तरफ खिंचाव बन जाए, तभी स्थिति उत्पन्न होती है। इसका प्रभाव क्या रहेगा? विवर्तनिक भूकंप है, प्रभावित कैसे करती है ये? टेक्टोनिक भूकंप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं और व्यापक क्षति पहुंचा सकते हैं। वे सुनामी और भूस्खलन जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लेट टेक्टोनिक के कारण जैसे सुनामी जैसे भूकंप आ जाते हैं। पीछे जो भूकंप आया था वो काफी शक्तिशाली भूकंप था, जिसके कारण कितनी बड़ी सुनामी लहरें, ऊंची लहरें उठी थी और जिसके कारण काफी जान माल का नुकसान हुआ था। तो इसको देखने को मिलता है कि प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा सुनामी और भूस्खलन जैसी धरातल का फटना या धरातल का धस जाना, ऐसी स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। भूकंप का प्रकार नंबर 2, ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा की हलचल के कारण होता है। ये भूकंप अक्सर टेक्टोनिक भूकंप से छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित, यानी धरातल के आंतरिक भूभाग जब पिंगली अवस्था में मिलता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और मैग्मा के कारण आंतरिक भूभाग के अंदर कई टाइप्स की गैसें भी बन जाती है।
और गैस और मैग्मा के संपीड़न के कारण धरातल को तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? ज्वालामुखी भूकंप तब आते हैं जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के निचला या नीचे चला जाता है। ऐसा तब हो सकता है जब मैग्मा पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है, या फिर जब यह ज्वालामुखी से निकलता है। जैसे ही ज्वालामुखी उद्गार होता है, उत्थान के समय ज्वालामुखी उद्गार के लिए धरातल के कमजोर भूभाग को फाड़ करके और नली के द्वारा बाहर निकलने की कोशिश करे, तब यह भूकंप उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावनाएं बढ़ जाती है। और दूसरा ये आता है कि जब ये मैग्मा संपीड़न या दबाव के कारण ये धरातल की जो प्लेट है उस प्लेट के नीचे खिसकना शुरू हो जाता है, दबाव बनाना शुरू कर दे, तब ये भूकंप उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है या महत्वपूर्ण कारक होता है। प्रभाव क्या होते हैं इससे? ज्वालामुखी भूकंप महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं, भले ही वह आमतौर पर टेक्टोनिक भूकंप से छोटे होते हैं। जो टेक्टोनिक भूकंप होते हैं उससे छोटे होते हैं, रिएक्टर स्केल थोड़ा कम होता है, लेकिन यह हानि पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता है। वैसे ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाओं को भी ट्रिगर कर सकते हैं, ट्रिगर टारगेट किया जा सकता है, क्षति होने की संभावनाएं रहती है। इसके अंतर्गत भी काफी होती है कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत ज्वालामुखी आते हैं, फट जाते हैं ज्वालामुखी, तो उसमें लावा और मैग्मा की चपेट में भी काफी जानमाल का नुकसान होता है। तो उसके साथ साथ धरातल के आंतरिक भूभाग को फाड़ करके जब बाहर निकलते हैं तो वहां संभावित है कि भूकंप तो उत्पन्न होंगे, लेकिन उसकी रिएक्टर स्केल क्या रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी हानि पहुंचा सकता है। भूकंप के प्रकार नंबर 3 यानी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक इन थ्योरी। संकुचित भूकंप। संकुचित भूकंप किसे कहते हैं? ढहने वाले भूकंप तब आते हैं जब इमारत या अन्य संरचनाएं ढह जाती हो। ये भूकंप आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये भूकंप आबादी वाले क्षेत्र में आते हैं तो घातक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे भूकंप हैं जो ये काफी विनाशकारी होते हैं। इनके अंतर्गत जान माल की हानि होना बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जा सकता है, संभावित नहीं, बहुत ज्यादा होने की आशंका रहती है इसके अंतर्गत इस भूकंप के दौरान। इसके कारण क्या रहते हैं? ढहने वाले भूकंप तब आते हैं जब इमारत या अन्य संरचनाएं ढह जाती है। ऐसे कई कारणों से हो सकता है, जिसमें खराब निर्माण, खराब मौसम या भूकंपीय सामग्री उत्पन्न हो। जैसे हम ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति जब कोई बड़ी बिल्डिंग गिराई जाए, जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव के बीच जो एक विवादित इमारत को गिरवाया गया था, उस स्थिति के दौरान भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं या आजू बाजू के कई भी इमारतों को नुकसान होने का खतरा रहता है। इसी प्रकार किसी भी बिल्डिंग में निर्माण सामग्री खराब लगी हुई हो, घटिया किस्म की लगी हुई हो, या फिर ऐसा मौसम जैसे जो है मैदानी क्षेत्र, भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो बहुमंजिले इमारत और मकान पाए जाते हैं, ऐसे ही मकान यदि हम जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले इलाके में या हिमाचल, उत्तराखंड वाले इलाके में बनाए जाए या प्रदेशों में बनाए जाए, तो उनमें ये कामयाब नहीं रहेंगे, क्योंकि उन क्षेत्रों के अंतर्गत लगातार बारिश और हिमपात होता रहता है। और हिमपात उन सपाट या समतल छत वाले क्षेत्रों के ऊपर इतनी अधिक हिमपात और बर्फबारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो वजन इतना अधिक होगा, जिसके कारण मकान गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये मौसम की है। और या फिर हम देखें ऐसे कि जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर देखते हैं हम हमेशा झोपड़ी टाइप जो है या छतरी नुमा
मकानों की छत बनाई जाती है ताकि बर्फबारी और बरसात का पानी, बादल फट जाते हैं, अचानक भारी बारिश हो जाती है तो उनका पानी किसी भी प्रकार से छत पे भराव ना हो, जान माल का नुकसान ना हो, मकान खड़े रह सकें। लेकिन उत्तराखंड में तो ऐसी भयंकर बारिश होती है, वहां में पर्वत के पर्वत बहने शुरू हो जाते हैं, जो कच्चे पहाड़ होते हैं वो मलबा बह जाता है पानी में, बारिश के पानी में। तो उसके दौरान ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें भूकंप आने की, छोटे मोटे भूकंप उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रभाव क्या होता है, ढहने वाले भूकंप आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर वे आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाएं तो घातक हो जाते हैं। वे आग और गैस रिसाव जैसी द्वितीय आपदाओं का भी महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। कि यदि ऐसे भूकंप किसी भी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में आ जाए और अचानक आग लग जाए या उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार से गैस का रिसाव हो जाए, जैसे आजकल बड़े बड़े फले इसमें सेक्टरों के अंतर्गत गैस पाइपलाइन बिछाई गई, न कि सिलेंडरों से सप्लाई की जाती है, इनकी गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। किसी भी भूकंप के दौरान यदि अचानक वहां पर आग लग जाए या फिर किसी भी प्रकार से ऐसी आपदा आ जाए कि गैस की पाइप का रिसाव हो जाए या फिर प्राकृतिक गैसों का रिसाव हो जाए या धरातल में कहीं ऐसा भूकंप उत्पन्न हो जाए और अचानक धरातल से कहीं ना कहीं प्राकृतिक गैस या अन्य किसी खनिज संसाधनों के अंतर्गत आग लगने की संभावनाएं या द्वितीय आपदा आने की संभावनाएं बनने के चांसेस जो है वो सबसे अधिक इसके अंतर्गत रहते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक नंबर 4, विस्फोटक भूकंप किसे कहते हैं या विस्फोटक, विस्फोटीय भूकंप। विस्फोटक भूकंप विस्फोट के कारण उत्पन्न होते हैं। ये भूकंप आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये आबादी वाले इलाकों के आसपास हो तो काफी नुकसान पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार यदि हम देखते हैं, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया गया था, पोखरण में किया गया था सबसे पहले, उन पोखरण का परीक्षण देखते हैं तो आज भी वहां पर पेड़ पौधे से वीरान जगह मिलती है। उस क्षेत्र के अंतर्गत यदि ऐसे परमाणु परीक्षण किए जाएं तो जिनकी वजह से ब्लास्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। या फिर हम विवादित क्षेत्र या भारत और पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के आजू बाजू वाले क्षेत्र देखते हैं तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत कई बार देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1971 है, 91 है, उनके दौरान यदि युद्ध देखते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जो मोटर ग्रेनेड आते हैं, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के ऊपर जैसलमेर में जो तनोट माता मंदिर बना हुआ है उसके ऊपर भी कई बार रॉकेट लॉन्चर गिरे हुए हैं, लेकिन आज भी वो मंदिर वहां स्टैंड है या स्थापित है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन आजू बाजू में वहां पर मकान, आवासीय बस्तियां जो है वो युद्ध के दौरान या अन्य क्षेत्रों में खाली करवा दी जाती है, क्योंकि जान माल का नुकसान सबसे ज्यादा होने का खतरा रहता है। आसपास के गांव को खाली करवा दिया जाता है। जैसे आर्मी रेंज महाजन है, उनके आजू बाजू कई बार तो पाकिस्तान के मोटर ग्रेनेड वहां तक पहुंच जाते हैं। वो स्थिति देखने को मिलता है कि ऐसी स्थिति के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज के बाद जहां पर युद्ध होने की संभावनाएं अधिक रहती है तो या विस्फोटक सामग्री हो सकती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत आवासीय बस्तियों को दूर स्थापित किया जाता है। कारण को क्या हो रहते हैं इसके, विस्फोटक भूकंप विस्फोट को या रॉकेट लॉन्चर या किसी भी मिसाइल के परीक्षण के कारण होते हैं, और जिनके कारण जैसे कई बार जिसमें खनन, निर्माण या युद्ध सामग्री आदि हो सकती हैं। जैसे कई बार देखते हैं हम तो शाम के पहाड़ हैं, खानक हैं, इनके ऊपर चट्टानों को तोड़ते हैं। जैसे राजस्थान में देखते हैं खेतड़ी सिंगाड़ा है, उनमें भी यदि चट्टानों को तोड़ते हैं तो पहले ड्रिल करके उनमें बारूद या पोटास भर के फिर ब्लास्ट किया जाता है ताकि चट्टानों को तोड़ा जा सके, उनको चट्टानों में दरारें उत्पन्न की जा सके।
उनको पार्टों में, हिस्सों में बांटा जा सके, इसलिए वो करते हैं तो उनमें ब्लास्ट करते हैं, तो यह भी एक भूकंप निर्माणकारी कारक जो है वो हो सकता है, जिसके कारण हल्के छोटे भूकंप हो सकते हैं, लेकिन जान माल का नुकसान पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रभाव क्या रहते हैं कि भूकंप के अन्य रूप भी हो सकते हैं, जिसमें शामिल ऑफ्ट रोसोक्स या फोरसोक्स और प्रेरित भूकंप। आफ्टर शॉक वास्तव में एक छोटा भूकंप है जो बड़े झटके के बाद मुख्य झटके के स्थान के पास आता है। इसकी तीव्र भूकंप से पहले उसी क्षेत्र में आने वाले भूकंप को फोरशॉक कहा जाता है। मानव प्रभाव जैसे खनन, सिंचाई परियोजना और अपशिष्ट निपटारण या प्रेरित भूकंप का महत्वपूर्ण कारक बनता है कि यदि ऐसा कोई भी तत्व हो जिसपे आफ्टरशॉक और फोरशॉक जैसी स्थिति उत्पन्न होती हो, उनके अंतर्गत मानव प्रभाव या जैसे खनन, सिंचाई परियोजनाएं या आदि जो है वो काफी प्रभावित होती हैं। इसके कारण नदियां टूट जाती हैं, रास्ता बदल देती हैं। ये ऐसी जैसी कई समस्याएं जो है भूकंप के कारण उत्पन्न होती रहती हैं। सुनामी क्या है? जैसा कि वीडियो में प्रस्तुत हो रहा है, आप साइड में देख रहे हो, शांत समुद्र है, अचानक सागर महासागर के अंतर्गत कोई भी लहरें उत्पन्न होना, विध्वंसकारी लहरें कही जा सकती है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाही लहरें होना, उत्पन्न होना। समुद्र में आने वाले भूकंप द्वारा उत्पन्न ऊंची विनाशकारी सागरीय लहरों को जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। इसकी उत्पन्न महासागरीय तली में भ्रंश व प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न अत्यधिक तीव्रता के भूकंप जिसकी रिएक्टर स्केल 7 पॉइंट से अधिक हो, वहां सुनामी अत्यधिक उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, प्रबल इच्छाएं हो जाती हैं। जहां 7 पॉइंट से ऊपर की कोई भी रिएक्टर स्केल का भूकंप है, वहां पर सुनामी उत्पन्न होने की संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत है अचानक जमीन का भाग उछलने जैसी स्थिति हो जाती है और समुद्री लहरें अपना रास्ता बदल देती हैं, जिसके कारण जानमाल के साथ आवासीय बस्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और मकान के मकानों के साथ बह जाते हैं और धरातल के अंतर्गत जो है कई प्रकार के बदलाव उत्पन्न हो जाते हैं। अचानक किसी प्रकार के अंतर्गत जान माल और अचानक ऊंची ऊंची लहरें पानी की बनना और मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत प्रवेश कर जाना, जिसमें सुनामी से भूकंप के दौरान और उतनी ही सुनामी में जान माल के होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। तो उसको सुनामी कहते हैं। भयंकर विनाशकारी समुद्री लहरें सुनामी कहलाती है। भूकंप का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? पहले भी आ चुका है। जैसे भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थात जहां से ऊर्जा निकलती है, उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहते हैं। भूकंप ये तरंगे कैसी होती है या कितने प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है? जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की हो सकती हैं, पी, एस और एल तरंगे।
पी का अर्थ होता है प्राथमिक तरंगे, एस का द्वितीय या सेकेंडरी तरंगे, अल का है स्थायी तरंगे या लो वेव्स या धरातलीय तरंगे भी कहा जा सकता है। तीनों ही तरंगे काफी खतरनाक साबित होती हैं।